राहुल अक्सर अपने दोस्तों के साथ इधर उधर ज़्यादा घूमता फिरता था। एक दिन उन्होंने देखा कि एक लड़की हर रोज़ दीवान टाइपिंग सेंटर पर जाती है। राहुल को वह लड़की पहले ही नज़र में पसंद आ गई थी। वह अपने दोस्तों से कहता कि भाइयों, मुझे इस लड़की से प्यार हो गया है, मुझे इसका पता लगाना है। यह कौन है, कहाँ से आती है, क्या करती है और कहाँ रहती है। इस टाइपिंग सेंटर में आखिर हर रोज़ क्या करने आती है। यह सुनकर राहुल के दोस्त हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, लो भाई, राहुल तो पत्रकार बन गया है। रास्ते चलते किसी का भी पता पूछने लगता है। यदि रास्ते चलते ऐसे ही किसी से प्यार हो जाता है तो हम तो कभी के शादी कर लेते। हम ऐसे ही क्यों घूमते फिरते। राहुल कहता है, नहीं भाई, ऐसा नहीं है, मेरी भी भावना को समझो, मुझे उससे प्यार हो गया है। चलो टाइपिंग सेंटर में चलते हैं, हम भी टाइपिंग सीखेंगे। वह वहीं जाती है, शायद टाइपिंग सीखती होगी। राहुल और उसके दोस्त टाइपिंग सेंटर में चले जाते हैं। वहाँ मैनेजर के पास जाकर कहते हैं कि हमें टाइपिंग सीखनी है। मैनेजर उन्हें हाँ कह देता है और उन सभी को अलग अलग नंबर की टेबल अलॉट कर देता है। राहुल 15 नंबर की टेबल अलॉट हो जाती है। वह अपनी सीट पर बैठा टाइपिंग सीखने के लिए नियमावली पुस्तिका पढ़ रहा था। अचानक से वह अपनी गर्दन घुमाता है। वह देखकर हैरान हो जाता है कि उसके पास 16 नंबर टेबल पर वह लड़की बैठी थी जिसे देखकर उसे प्यार हो गया था, जो उसकी सपनों की दुनिया बन गई थी। राहुल उसके प्यार में इतना खो चुका था कि उसे और कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तभी सेंटर के मैनेजर घूमता हुआ आ जाता है। वह राहुल को देखकर कहता है, राहुल क्या हुआ, कुछ तकलीफ तो नहीं है। वह यह देखकर हड़बड़ा में बोला, नहीं कुछ नहीं। मैनेजर वहाँ से चला जाता है। राहुल का मन टाइपिंग करने में नहीं लगा। वह किसी भी हालत में लड़की से बात करना चाह रहा था। वह टाइपराइटर पर कागज़ लगाकर बैठ गया और लड़की को देखने लगा। लड़की की उंगलियां टाइपराइटर के कीबोर्ड पर ऐसे पड़ रही थी जैसे हारमोनियम बजा रहे हो। क्या देख रहे हो? थोड़ी देर बाद लड़की गुस्से से बोली, आपको टाइपिंग करते हुए देख रहा हूँ। ऐसे सीखोगे टाइपिंग? मेरा आज पहला दिन है, इसलिए मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आप टाइप कर रही है तो मैं देखने लगा कि आपकी उंगलियां कैसे पड़ती है कीबोर्ड पर। आपको टाइपिंग करते देख मैं भी सीख जाऊंगा। यदि इसी तरह मुझे ही देखते रहे तो आपकी यह मनोकामना कभी पूरी नहीं होगी। लड़की फिर टाइपिंग करने में जुट गई। राहुल कीबोर्ड देखकर टाइप करने लगता है। टाइप करने में उसका मन नहीं लग रहा था। वह बेचैनी से महसूस कर रहा था। 10 मिनट बाद ही उसने टाइपराइटर का रिबन फंसा दिया। रिबन तो फंसेगा ही जब ध्यान कहीं और होगा। लड़की को उसके टाइपराइटर को थोड़ा अपनी ओर खींचकर रिबन ठीक करने लगी। इसी बीच रिबन नीचे गिर गया। वह उसे उठाने के लिए झुकी तो उसके गले से दुपट्टा सरक गया। रिबन उठाने के लिए राहुल भी झुका। लो, ठीक हो गया, लड़की ने कहा तो उसकी चेतना लौटी। लड़की फिर टाइप करने में लग गई, लेकिन राहुल का मन टाइप करने में नहीं था। वह लड़की से बात करने की ताक में ही लगा रहा। मन नहीं लग रहा है। अचानक लड़की ने उससे पूछा तो मानो उसकी किस्मत खुल गई। लगता है कि सीख भी नहीं पाऊंगा। आसार तो कुछ ऐसे ही दिखते हैं। आपका नाम क्या है? राहुल ने बात को बढ़ाने के लिए सवाल किया। सरिता। अच्छा नाम है, लेकिन मुझे इस नाम से नफरत है। क्यों? कोई एक कारण हो तो बताए। यह कहते हुए सरिता अपनी सीट से उठी और पर्स कंधे पर टांगते हुए कैबिन से बाहर निकल गई। राहुल उसे जाते हुए देखता रहा। उसके जाने के बाद उसने टाइपराइटर पर नज़र डाली। टाइपराइटर उसे उदास लगा और दुनिया बदल गई। इसी दिन से राहुल हवा में उड़ने लगा। रात को छत पर घूमने लगा, तारे गिनता और उनसे बातें करता। चांदनी रात में बैठकर कविताएं लिखता है। गर्मी की धूप में उसे गुनगुनी लगने लगी। दुनिया गुलाबी हो गई तो जिंदगी गुलाब का फूल।
आंखों से नींद गायब हो गई। वह ख्यालों ही ख्यालों में पैदल ही कई कई किलोमीटर घूम आता। अपनी इस स्थिति के बारे में उसने अपने एक दोस्त को बताया तो उसने कहा, गुरु तुम्हें प्यार हो गया है। दोस्त की बात सुनकर उसे अच्छा लगा। अगले दिन राहुल ने सरिता से कहा कि आप पर एक कविता लिखी है, चाहता हूँ कि आप इसे पढ़ें। सरिता बोली, यह भी खूब रही, जान न पहचान तू मेरा मेहमान। कितना जानते हो आप मुझे? जो भी जानता हूँ उसी आधार पर लिखा हूँ। सरिता उसकी लिखी कविता पढ़ने लगी। सरिता कल कल करके बहने वाली जलधारा लोगों की प्यास बुझाती, किसानों के खेतों को खींचती। राह में आती बहुत बाधा, फिर भी मिलती सागर से उसके प्रेम में सागर। साहिल पर पटकता सिर उनके प्रेम की परगाढ़ाता। प्रमाण पूर्णमासी की रात में उठने वाला ज्वार भाटा। सरिता है तो सागर है, सरिता के बिना रेगिस्तान हो जाएगा सागर। सागर के प्रेम में सरिता लांघती पहाड़ पहाड़, पठार और मानव निर्मित बाधाओं की। कविता के नीचे उसने राहुल की जगह सागर लिखा था। सरिता ने उसे देखा और कागज राहुल की तरफ बढ़ा दिया। राहुल ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप इसे टाइप कर दें, इसे छपने के लिए भेजना है। सरिता कुछ नहीं बोली, कागज को सामने रखकर टाइप करने लगी। राहुल उसे देखता रहा। इस बात का आभास सरिता को भी था कि राहुल उसे ही देख रहा है, लेकिन उसने कोई विरोध करने के बजाय पूछा कि आप कवि हैं? बनने की कोशिश कर रहा हूँ। कवि भगोड़े होते हैं, सरिता ने उसकी ओर देखते हुए कहा। उसकी इस टिप्पणी से राहुल सक पका गया। कवि अपने सुख के लिए कविता रचता है, रचते समय वह कविता के बारे में सोचता है, उसके बाद वह कविता को उसके हाल पर छोड़ देता है। कविता जब संकट में होती है तो कवि के पक्ष में खड़ा नहीं होता। यह आप कैसे कह सकती? मैं समझती हूँ कि एक आदमी की ज़िंदगी भी एक कविता है। मेरी ज़िंदगी एक कविता है। मेरी ज़िंदगी मुझे अच्छी नहीं लगती, इसलिए कविता भी मुझे अच्छी नहीं लगती। अरे वाह, आप तो कवि है। अभी आपने जो कहा वह तो कविता है। कविता नहीं, कविता का प्रलाप है। उसकी वेदना तो उस कवि के कारण उपजी है जिसमें मेरी ज़िंदगी की रचना है। इतना कहकर सरिता केबिन से बाहर चली गई। कैसी है यह? राहुल ने सरिता के टाइपराइटर को देखा। लगा जैसे टाइपराइटर किसी शौक गति की रचना में मशगूल है। प्यार की खुशबू। आज उन्होंने बातें अधिक की। उनके वार्तालाप को देखकर टाइपिंग इंस्टीट्यूट चलाने वाली मैडम ने उनके पास आकर बोला कि आजकल तुम काफ़ी खुश हो सरिता। बदले में सरिता केवल मुस्कुराई। राहुल भी मुस्कुराया। तो क्या मेरे प्यार की गंध इसे भी लग गई? अगले दिन सरिता जब इंस्टीट्यूट आई तो काफ़ी सजी धजी थी। नया गुलाबी सूट पहने थी, बालों का स्टाइल बदला हुआ था। राहुल को सरिता का यह बदला रूप अच्छा लगा। वह अपनी भावनाओं को दबा नहीं पाया। बोला, काफ़ी सुंदर लग रही हो। जवाब में सरिता ने मुस्कुराते हुए थैंक यू का फूल जब उसकी तरफ फेंका तो उसकी इच्छा हुई कि वह खड़ा होकर नाचने लगे और जोर जोर से चिल्लाए कि उसे प्यार हो गया है। वह सरिता को चाहने लगा था, लेकिन सरिता भी उसे चाहती, यह स्पष्ट नहीं था। वह अपनी बेरोजगारी से भी परेशान था। घर वाले शादी के लिए अलग से दबाव डाल रहे थे, लिहाजा एक दिन वह ज्योतिषी के पास चला गया। नौकरी पाने के लिए वह ज्योतिषी के नुस्खे पूछता रहता। उसने सोचा कि प्रेम पाने के लिए भी ग्रह नक्षत्रों की चाल जान ली जाए। पंडित जी, मेरी कुंडली में प्रेम है कि नहीं? है ना, बहुत है। कुंडली पर सरसरी नज़र डालते हुए ज्योतिषी ने कहा, प्रेम विवाह का योग है, लेकिन कुछ बाधाएं हैं। प्रेम विवाह में क्या लफड़ा है? आप पर शुक्र की महादशा चल रही है, जो ऐसु फलप्रद। शुक्र की शांति के लिए प्रत्येक शुक्रवार कुत्तों को सरसों के तेल से बना मीठा पराठा खिलाएं। ग्रह शांति के उपरांत ही प्रेम में सफलता की संभावना बन सकती है। भन्या हुआ राहुल ज्योतिषी के कमरे से निकल गया। घर पहुंचते ही मम्मी कहने लगी, तुम्हारे पिता ने लड़की पसंद कर ली। उनके दोस्त की बेटी है, बीए करके नौकरी कर रही है। तो मैं क्या करूं? शादी कर लो। बिना नौकरी मिले यह नहीं हो पाएगा, फिर तो पूरी ज़िंदगी कुंवारे ही रह जाओगे। बीवी की कमाई खाने से तो कुंवारा रहना ही अच्छा है, कहते हुए विजय अपने कमरे में चला गया। ज़िंदगी आसान नहीं है। एक सप्ताह तक सरिता टाइपिंग स्कूल नहीं आई। राहुल रोज़ आता रहा और निराश होकर वापस घर चला जाता। 8वें दिन सरिता के आते ही वह पूछ बैठा कि एक सप्ताह आई नहीं क्या? ज़िंदगी में बहुत दिक्कतें हैं, कहते हुए सरिता अपनी सीट पर बैठ गई। क्या हुआ? मेरी बहन जो बीए कर रही है किसी लड़के के साथ चली गई। दोनों बिना शादी के ही एक साथ रह रहे हैं। ऐसा क्यों किया? उसका कहना है कि यदि वह ऐसा न करती तो उसकी शादी नहीं हो पाती। मतलब हमारे घर की आर्थिक स्थिति
इतना कहकर सरिता चुप हो गई। मुझे नहीं लगता कि आपकी बहन ने गलत किया। आज की युवा पीढ़ी विद्रोही हो गई, परंपराओं को तोड़कर नई नैतिकता का गढ़ रही है। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, पर माँ तो नहीं समझती। हाँ, उनके लिए समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आजकल सब चलता है। हमारा समाज बदल रहा है। बिना शादी के एक साथ रहना पश्चिमी परंपरा है, लेकिन अब ऐसा हमारे यहाँ भी होने लगा है। हाँ, बैठकर सपनों के राजकुमार का इंतजार करने से तो बेहतर ही है ना कि जो हाथ थाम ले उसके साथ चल दिया जाए। चाहे 4 दिन ही सही, जिंदगी में बाहर तो आएगी। राहुल को लगा कि कह दे कि फिर तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलती, हम शादी कर लेते हैं, पर वह कह नहीं पाया। जानते हो, मेरी एक बहन 12वीं में पढ़ रही है, उसका भी एक लड़के से प्रेम चल रहा है। वे दोनों एक दूसरे से शादी करने को तैयार है। अगले साल बालिग होते ही शादी कर लेंगे। राहुल के मन में आया कि कह दे कि अच्छा ही है, वह अपने आप वर्क खोज ले तो तुम्हें परेशानी नहीं होगी। वैसे भी 5,000 रुपये की नौकरी में तुम कौन सा राजकुमार उन्हें दे दोगी। अच्छा है कि वह अपने अपने प्रेमियों के साथ भाग जाए। बातों बातों में एक दिन सरिता ने उसे बताया था कि उसके पिता की मौत हो चुकी है और वह 3 बहन हैं। उसका कोई भाई नहीं है। बहनों में वह सबसे बड़ी। वह एक ऑफिस में काम करती है और उसे 5,000 रुपये मासिक वेतन मिलता है। दूसरी जगह काम पाने के लिए टाइपिंग सीख रही है। राहुल को अपने एक दोस्त के साथ घटी ऐसी ही घटना की याद आ गई। उसके दोस्त की एक बहन अपनी बड़ी बहन के ब्याह देने के बाद प्रेमी के साथ भाग गई। इसके बाद उसका दोस्त गुस्से में उबल रहा था। तब राहुल ने कहा था कि शांत रहो यार, वे दोनों जहाँ हों कुशल से रहे। उसने जो किया अच्छा किया। तुम कौन सा उसे राजकुमार से ब्याह देते। आखिरकार जिंदगी उसकी है, जीना उसे है, इसलिए निर्णय भी उसे ही लेना चाहिए। दोस्त के बड़े भाई ने भी राहुल की बात का समर्थन किया था, लेकिन थोड़ा दार्शनिक अंदाज में कहा था कि होनी को यही मंजूर था। मैं भी सोचती हूँ कि एक बहन ने जो किया ठीक ही किया, दूसरी जो करेगी वह भी अच्छा ही है। जीवन यदि संघर्ष है तो करो। प्रेमी से पति बना व्यक्ति भी धोखा दे सकता है, जीवन नरक बन सकता है, और माता पिता का खोजा राजकुमार भी यही करता है। लेकिन माँ नहीं मानती, सोचती बहुत है और तबीयत खराब कर लेती है। पुराने ज़माने की है ना। हद तो यह हो गई कि वह मुझसे कहने लगी कि तू भी किसी के साथ भाग जा। मैं उन्हें इस हाल में छोड़कर किसके साथ भागकर शादी कर लूँ। सरिता रो पड़ती है। राहुल की समझ में नहीं आया कि वह क्या कहे और क्या करे। स्थिति को सरिता समझ गई तो खुद पर काबू किया, फिर से टाइप करने लगी। 10 मिनट बाद सरिता उठी और बिना बोले ही चली गई। राहुल की इच्छा हुई कि वह उसके पीछे पीछे चला जाए, लेकिन वह बैठा रहा और उसे जाते देखता रहा। मूसलाधार बारिश में बिजली का गिरना, आसमान में काले बादल घिर आए। इस कारण परिवेश में अंधेरा पसर गया। रह रहकर आसमान में बिजली चमकती और बादल गरजते। ऐसे मौसम में भी विजय टाइपिंग स्कूल में जाने के लिए तैयार था। वह सरिता से मिलना चाहता था। जब वह घर से निकला तो बूंदाबांदी शुरू हो गई। फिर भी वह तेज कदमों से टाइपिंग स्कूल की तरफ बढ़ने लगा। कुछ ही दूर गया तो बारिश तेज हो गई। सड़क पर चल रहे लोग भागकर किसी छांव में खड़े हो गए, पर वह अपनी मस्ती में भीगता हुआ चलता रहा। इंस्टीट्यूट पहुंचकर उसे पता चला कि सरिता नहीं आई। इतनी बारिश में आने की क्या ज़रूरत थी। मैडम ने विजय से कहा, आप नहीं समझेगी, सब समझती हूँ, लेकिन अब सरिता यहाँ कभी नहीं आएगी। क्यों, आपको कैसे पता। उसका फ़ोन आया था, उसने कहा कि यदि आप आओ तो बता दो, वह कभी नहीं आएगी। विजय की आवाज़ किसी कुएं में से आती लगी। विजय टाइपिंग स्कूल से बाहर आया। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। जैसे ही उसने नीचे की ओर कदम रखा, जोर से बिजली चमकी और बादल गरजने लगे। विजय संज्ञा शून्य सा भीगता हुआ घर की तरफ चल पड़ा। उसने सोचा कि वह सरिता के घर जाएगा, लेकिन उसके घर का तो पता मैडम दे सकती थी। यह सोचकर वापस पलटा, लेकिन तब तक टाइपिंग स्कूल बंद हो चुका था। भीगते हुए घर पहुंचा। तब तक उसका शरीर बुखार से तपने लगा। लगभग 15 दिन वह चारपाई पर पड़ा रहा। जब कुछ ठीक हुआ तो 20वें दिन टाइपिंग स्कूल पहुंचा। मैडम नहीं मिली। यह सिलसिला 15 दिनों तक चला। 16वें दिन उसे मैडम मिली। उसे देखते ही बोल पड़ी कि काफ़ी कमज़ोर हो गए हो। उस दिन बारिश में भीगा तो बीमार हो गया। विजय ने मैडम से सरिता के घर का पता मांगा तो उसने एक कागज़ पर लिखा और विजय को थमा दिया। मैडम को धन्यवाद बोलकर विजय चल पड़ा। वह आज ही सरिता से मिलना चाहता था। जब वह मैडम के दिए पते पर पहुंचा तो वहाँ ताला लगा था। पड़ोसियों से पूछने पर पता चला कि सरिता यहीं रहती थी, लेकिन अब मकान बेचकर चली गई। कई लोगों से पूछने के बाद
भी विजय को उसका नया पता नहीं मिला। निराश होकर वह घर लौट आया। सरिता के इस व्यवहार से उसे काफ़ी धक्का लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सरिता ने ऐसा क्यों किया। वह सरिता की याद में कविताएं लिखने लगा। एक दिन उसने एक सपना देखा और उसके भाव में कविता के रूप में कागज पर लिखा, सरिता जो निकली अपने उद्गम स्थल से, सागर की चाह में चली दुर्गति से, सामने आ गया पहाड़ टकराने के बाद, बदल लिया अपना मार्ग। मार्ग था लंबा, पहाड़ की श्रृंखला थी पठार, और पथरीली जमीन भी, आदमी भी खड़ा था फावड़ा लिए बांध बनाने को तत्पर। खेत सींचने के लिए चाहिए उसे पानी, पीने के लिए भी बिजली भी तो चाहिए, घर रोशन करने के लिए, कारखाने चलाने के लिए, कारखानों के कचरे को बहाने के लिए भी चाहिए उसे नदी। प्रकृति से लड़ते नहीं थकी वह, बहती रही अविरल। दिल में सागर से मिलने की चाह लिए भारी पड़ा प्यार। अवरोध पर पहुंच गई वह साहिल पर, लेकिन मानव ने बना बांध रोक दी उसकी धारा। अपने आंसू से धोती रही वह अपना बदन, निर्मलता से मिलना चाहती थी सागर से। राहुल की इस कविता को पत्रिका में छपे 1 माह से अधिक हो गया, लेकिन उसके पास इस बार भी अब तक सरिता का कोई पत्र या फ़ोन नहीं आया। उसे उम्मीद है कि एक न एक दिन सरिता उससे संपर्क जरूर करेगी। जब से वह कविता प्रकाशित हुई है, तब से वह फ़ोन की प्रत्येक घंटे पर चौंक जाता है। यही नहीं, हर रोज़ पोस्टमैन का बेसब्री से इंतज़ार करता है, और जब उसके आने का समय ख़त्म हो जाता है तो वह उदासी के समुद्र में डूब जाता है। दोस्तों, मेरी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और नई कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, आप किस जगह से हैं, कहाँ से हैं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं अपनी आने वाली वीडियो में आपका नाम ज़रूर लूँगी।